A very warm welcome. This is the second part of the series of issues in global strategy implementation. तो हम लोगों ने देखा है अपने पहले वीडियो में कि स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट क्या होता है, स्ट्रैटेजी क्या होता है। हमने देखा कि स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट की जो प्रोसेस होते हैं उसमें सबसे पहले आता है आपका एनवायरमेंटल एनालिसिस, जिससे हमने अपने विजन गोल्स ऑब्जेक्टिव्स बनाए। फिर कंपनी ने स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन किया। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन करने के बाद एक बार स्ट्रैटेजी बन जाता है, उसके बाद स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करते हैं। So because we have gone global and the world has become a small place, so there are various issues which has to be dealt with in order to understand what are the various things which can various hurdles, which are the various steps which have to be taken to ensure smooth global strategy implementation. So in our first video, we studied about the allocation of resources, which is the first factor. सेकेंड फैक्टर हमने देखा कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी की होनी बहुत ज़रूरी है। थर्ड में हमने देखा इंफॉर्मेशन सिस्टम का कैसे हम लोग देखते हैं और कैसे उस पर काम करना ज़रूरी है। फोर्थ फैक्टर हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एंड ऑर्गेनाइजेशनल जो डिज़ाइन है वो किस तरीके से काम आता है और किस तरीके से यूज़ होना चाहिए। द फिफ्थ फैक्टर विच वी सॉ वाज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, किस तरह से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनता है। फिर हम लोगों ने इसके बाद देखा था कि ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम्स कैसे कैसे बनते हैं, कैसा फाइनेंस प्रोडक्शन वगैरह होता है, जिसमें प्रोडक्शंस या ऑपरेशंस प्रोसेसेस को हम लोगों ने डिटेल में पूरा देख लिया था। इसके बाद जो नेक्स्ट जो हम लोग देख रहे थे वो था मार्केटिंग का, रॉ मटेरियल्स अवेलेबिलिटी एंड इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये सारे हम लोग पहले वीडियो में देख चुके थे। वील स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक जो दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम में आता है, वो होता है मार्केटिंग। तो हम लोग ये देखेंगे कि मार्केटिंग हाउ इज़ इट रिलेटेड, हाउ स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, कोई स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन के लिए मार्केटिंग का क्या महत्व होता है, मार्केटिंग में कैसे जाता है। तो मार्केटिंग फैक्टर्स आर ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस फॉर अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इज इट रिलेट्स itself to its environment through marketing functions. The manager should appraise the organization in the light of various marketing factors, taking into account how these factors are contributing or not contributing to the achievement of the organizational objectives and how long they will continue to do so if the same position continues. Now you see what, when one is doing a business, कोई भी एक business कर रहा है, they are producing what? Either they are producing goods or they are producing services. Either they are producing goods or they are producing services. It is basically for whom? For the customers. तो हमें बेसिकली ये देखना है कि जो भी स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट हो रहा है या जो भी नया प्रोडक्ट आ रहा है या कोई भी प्रोडक्ट में अगर कोई मॉडिफिकेशन हो रहा है, अपग्रेडेशन हो रहा है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर रहा है, वो किस तरीके से किस तरीके से कस्टमर्स जो है उसको आत्मसात कर रहे हैं या उसको अपना रहे हैं या उनमें क्या दिक्कत दिख रहा है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने स्ट्रैटेजी बनाई कि अभी फलाना नया टेक्नोलॉजी आया है एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट फॉर आवर सस्टेनेंस दिस न्यू टेक्नोलॉजी हैज़ टू बी एम्बेडेड इन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, और उन्हें एक टेक्नोलॉजी डाल दी। टेक्नोलॉजी डालने के 6 महीने के बाद जब उन्होंने एनालिसिस किया तो उन्होंने देखा कि मार्केटिंग में तो बेसिकली कोई डिफरेंस ही नहीं आया है। जितना पहले सेल अगर मान लीजिए 5 लाख का हो रहा था तो अभी भी सेल 5 लाख का ही हो रहा है। सो वेदर द टेक्नोलॉजी इज़ देयर और टेक्नोलॉजी इज़ नॉट देयर, इट इज़ नॉट मेकिंग एनी डिफरेंस। सो टेक्नोलॉजी जब हम लेके आ रहे हैं, वो प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन ले के आ रहा है, तो उनका तो कुछ कॉस्ट लग रहा होगा, there must be some amount of money which is going to it. So whether it is required or it is not required, that is what is to be studied. So prominent marketing factors taken for evaluation are first, competitive competence. The business organizations have to operate in a competitive field, except in the case of protective markets where markets are not defined by individual company or market factors but by the non-market factors. The organization's competitive competence can be appraised on the basis of trends in market shares for which the information can be made available from the various sources, outside sources, as well as through the organization's own marketing research department.
Apart from market shares, many other factors also go in determining the competence. Now you see, कॉम्पिटिटिव मतलब क्या कि वो कंपटीशन में कितने अच्छे से रह रहा है. कॉम्पिटेंस मतलब क्या, कितना बढ़िया रह रहा है, यू नो हाउ गुड इट इज़. तो कंपटीशन में वो किस तरीके से अपने आप को सस्टेन कर पा रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज फॉर इफ़ यू स्टडी द पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल, तो एक आपका जो कंपटीशन होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स होता है किसी को आगे बढ़ाने के लिए, किसी को अपने देखने के लिए कि हम मार्केट. अब कैसे हम जानेंगे कि हम कंपटीशन में सस्टेन कर रहे हैं कि नहीं. तो बेसिकली किसी भी प्रोडक्ट का देखा जाता है कि उसका मार्केट शेयर कैसा जा रहा है, मार्केट में कितनी पकड़ है उनकी, कितने लोग उसको खरीद रहे हैं. तो मार्केट जितना ज़्यादा मार्केट शेयर रहेगा उतना ज़्यादा अच्छे से जो कंपनी है वो सस्टेन करेगा. एंड हेंस इज़ द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज विच नीड्स टू बी स्टडीड. The next factor is the product mix. Product mix decides the various sources of revenue to the organization. This is true not only for diversified organization but even for a single class. If the revenue is coming from a single product or from very limited number of products for a diversified company, this may be its weakness. As it is said, no, do not put all your eggs in one basket. एक saying है. तो बेसिकली ये है कि अगर सैमसंग अगर काम कर रहे हैं तो सैमसंग अपने सारे जितने भी मतलब वो ऐसा नहीं होता है कि अगर उनका मोबाइल का मान लीजिए बहुत अच्छा चल रहा है तो सारे के सारे पैसे वो उनके सारे जितने रिसोर्सेज हैं सारे मोबाइल में ही लगा दे रहे हैं. दे आर इन्वेस्टिंग राइट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एट द राइट टाइम टू द वेरियस स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स. राइट. तो आपको सब चीज़ को लेके चलना है, सारे चीज़ में इन्वेस्ट करके चलना है. ये नहीं कि अगर किसी तरीके से एक तरफ से पैसे आने बंद हो जाए या एक तरफ से प्रॉफिट बंद हो जाए तो वहाँ दिवालिया हो जाए. सो बेसिकली डाइवर्सिफाइड बिजनेस होना ज़रूरी है. बट ये भी ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने कोर कॉम्पिटेंसी पे अच्छे से ध्यान दे. द नेक्स्ट मार्केटिंग में जो हमें देखना है इज़ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. Product life cycle is an attempt to recognize distinct stages in the sales history of the product. Corresponding to the stages are the various market opportunities and threats. Product life cycle सबसे पहले एक ग्राफ सा बनता है. सबसे पहले उनका ब्लूमिंग स्टेज होता है, फिर एक उनका मैच्योरिंग स्टेज होता है, फिर उनका ग्रोथ स्टेज होता है. तो किस स्टेज में अभी वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है और मार्केट शेयर उसका कैसा चल रहा है, उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट को काम करना है. बेसिकली उस हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन को उस प्रोडक्ट्स को यूज़ करना है. नॉर्मली एवरी ब्रांड और एवरी प्रोडक्ट एंड ब्रांड हैज़ टू पास थ्रू अ लाइफ साइकिल. इंट्रोडक्शन स्टेज जब हम उसे इंट्रोड्यूस करते हैं किसी प्रोडक्ट को, ग्रोथ स्टेज जब वो मार्केट में अपना ग्रो कर रहा है, मैच्योरिटी स्टेज जब मार्केट उसने जिसे हम कहते हैं ना मार्केट पकड़ लिया है, एज इन की मार्केट में स्टेबल हो गया है, उसका ग्रोथ अच्छा चल रहा है. एंड डिक्लाइनिंग स्टेज जब अब नए प्रोडक्ट्स आ गए हैं और ये मार्केट में और ज़्यादा सेल नहीं हो पा रहा है. प्रोडक्ट्स एट द डिक्लाइनिंग स्टेज आर द वीक पॉइंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड एडिक्वेट प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन. और ये जो डिक्लाइनिंग फेज जब देखिए जब ग्रोथ हो रहा है तो बहुत अच्छा है. इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा कॉशन रहने का ज़रूरत है कि चलेगा नहीं चलेगा. अगर ग्रोथ हो रहा है तो वेरी गुड. मैच्योर हो गया है कि अब मार्केट उन्होंने अब मार्केट शेयर अच्छा हो गया अच्छा. लेकिन जब डिक्लाइन हो रहा है तो उसमें और पैसे नहीं लगाने हैं या फिर क्या करना है, उस समय में कॉर्पोरेट को सही स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत होती है. द नेक्स्ट इन द मार्केटिंग डिज़ाइन वी हैव टू सी इज़ द मार्केट रिसर्च. Marketing research offers the information for taking various marketing decisions in the light of the environmental demand. The efficient and effective marketing research is a strength for the organization because it will enable to raise the organization with its environment through suitable strategy. वीडियो के बिगनिंग में हमने आपको बताया कि हमने क्या करना है. कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर कुछ कर रहा है, अगर अपना मार्केट में आ रहा है तो गुड्स या सर्विसेज को लेके आ रहा है. गुड्स एंड सर्विसेज फॉर हुम द कस्टमर्स. तो ये अभी कभी कभी कंपनी की अपने मार्केटिंग रिसर्च की टीम होती है या फिर वो लोग रिसर्च का टीम हायर करते हैं टू मेक एन एनालिसिस एंड टू मेक अ स्टडी बेसिकली कि आखिरकार वो जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में उसका कितना एक्सेप्टेंस है. और जैसा उसका एक्सेप्टेंस है उस हिसाब से वो अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई, अपग्रेड या डिग्रेड करते हैं. और अगर एक्सेप्टेंस नहीं है तो क्यों नहीं है, कैसे नहीं है.
जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स बोला जा रहा है, तो दिस इज़ बेसिकली योर बिजनेस एनवायरनमेंट. द बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ द इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. इंटरनल में आपके एम्प्लॉयज़ वगैरह सब आ जाते हैं. एक्सटर्नल में दो टाइप का हो जाता है, माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट. माइक्रो एनवायरनमेंट में आपके एक जो सप्लायर्स, कस्टमर्स, इन सब को देखते हुए मैक्रो इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, इकोनॉमिकल, ये सारे इकोलॉजिकल, ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए उन्हें अपना एक रिसर्च बनाना है, मार्केटिंग रिसर्च करना है कि प्रोडक्ट कितना कंपैटिबल है टू द एनवायरमेंटल फैक्टर्स फॉर द वेरियस कस्टमर्स, सप्लायर्स, शेयर होल्डर्स, एवरीवन. And based on that, various strategies or suitable strategy is made. The next factor is the channel of distribution. An effective channel of distribution is the strength of the organization because it not only distributes the products at the points where these are needed but also provides the feedback regarding the changes in the market forces. देखिए क्या होता है ना, किसी भी कम्युनिकेशन साइकिल में सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द फीडबैक. हम कोई चीज़ इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं और वो बहुत खुश हो रहे हैं कि अरे हमने तो बेस्ट टेक्नोलॉजी ला के बेस्ट चीज़ इंट्रोड्यूस किया है, तो वी डू नॉट नो एक्चुअली वेदर दिस टेक्नोलॉजी और दिस स्टफ इज़ देयर नीडेड इन द मार्केट और नॉट. इमेजिन सम मूवी यू आर सीइंग, राइट? आपने प्रोमो देखा, बेस्ट हीरोज, यू नो, अमिताभ बच्चन एंड आमिर खान एंड एवरीवन देयर, इफ़ यू नो व्हाट मूवी आई एम टॉकिंग अबाउट. तो उसका जब प्रोमो आया था तो कितना शानदार प्रोमो आया था, बट व्हेन यू वेंट टू सी इट वाज अ मेजर फ्लॉप मूवी. द थिंग इज़, ये जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ये आपके जो प्रोडक्ट्स जो बनाते हैं या सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं उनको एक्चुअली बताते हैं कि फीडबैक कैसा है, तो आगे वो लोग प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन वगैरह करेंगे. हेंस दिस चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मार्केटिंग. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द सेल्स फोर्स. An effective and efficient sales force closed with key customers is the strength for the organization because it may withstand any threat posed by the environment. However, sales force concentrating sales efforts to a few customers may be weakness. तब सेल्स फोर्स क्या है कि आपका जो सेल्स वाले लोग काम कर रहे हैं उनको क्या है कि बेसिकली जो की कस्टमर्स, मतलब जो इम्पोर्टेंट कस्टमर्स हैं, जो ज़्यादा प्रोडक्ट को बाय करते हैं, उन लोगों को बहुत अच्छे से दे हैव टू ट्रीट देम वेल. इसके लिए ना बहुत समय क्या होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह होते हैं उन्हें कभी कभी इंसेंटिव्स दिए जाते हैं कि आप उतना सेल करो तो आपको कुछ इंसेंटिव्स मिलेंगे, या फिर कभी फॉरेन ट्रिप या वट एवर इट इज़. तो बेसिकली वो लोग क्या कर रहे हैं, जो आपके की डिस्ट्रीब्यूटर्स या जो जो सेल्स वो जो की कस्टमर्स हैं उनको बहुत अच्छे से दे ट्राई टू विथ होल्ड दैम, टू ट्राई टू रिटेन दैम. ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ की कस्टमर्स को लेके चलना है. बेसिकली और कस्टमर्स कोशिश ये करने है कि हमारे जो पुराने कस्टमर्स हैं उन्हें हम रिटेन करें, साथ ही साथ नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते जाएं. द नेक्स्ट मार्केटिंग फैक्टर इज़ द प्राइसिंग. प्राइसिंग ऑफ व्हाट? प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस. तो प्राइसिंग इज अ फैक्टर विच अफेक्ट्स बोथ सेल्स एज वेल एज रेवेन्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन, पर्टिकुलरली इन प्राइस सेंसिटिव मार्केट्स. Though there can be different pricing strategies in different markets and at different product life cycle stages, these must match with the product and market. तो बेसिकली जो प्राइसिंग होती है, क्या होता है कि एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, जब एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ तो उसमें वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, सारे लगे. उसके बाद उनका कुछ कॉस्ट लगा, वी स्टडीड मैथ्स, CPSP, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस. कुछ कॉस्ट प्राइस लगा, प्रोडक्ट चला गया अपने, उन्होंने प्रॉफिट के साथ उन्होंने सेल प्राइस में मार्केट में डाल दिया. कुछ सेलिंग प्राइस लगा, डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट विच इज़ अगेन इकोनॉमिक्स, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस रखा गया. तो ये प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इस तरीके से फिक्स होना चाहिए कि जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हो रहे हैं, जो मेन प्रोडक्शन हाउस है, उन लोग सबको को फ़ायदा हो रहा है, साथ ही साथ जो कस्टमर्स हैं उनको ओवर रेटेड नहीं लगना है, राइट? Hence, it is said that there should be a not particular, but a proper match between the product and the market. The next factor about the marketing is the promotional efforts. So, various promotional efforts affect the positioning of the products in the market. They also affect the brand images as well as the general image of the organization. Effective promotional efforts are a strength for the organization and their absence a weakness. प्रमोशनल एफर्ट्स इज़ बेसिकली योर एडवर्टाइजिंग, या जो अलग अलग प्रमोशन, वर्ड ऑफ माउथ,
होर्डिंग्स, जो भी आप लोग यूज़ कर रहे हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली यूज़ कर रही है अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करने के लिए. इन फैक्ट योर पैकेजिंग ऑल्सो, दैट इज़ ऑल्सो अ वे ऑफ प्रमोटिंग. अगर आपको एग्जाम्पल दें तो इट्स लाइक से थिंक अबाउट किंडर जॉय. किंडर जॉय जो है इट्स अ स्मॉल चॉकलेट लेकिन वो बच्चे को वो पैकिंग, उसका वो जो टॉय साथ होता है वो उसको बहुत अट्रैक्ट करता है. आप एडवर्टीज़मेंट देखें, आप फ्रूटी का एडवर्टीज़मेंट देखिए, वेयर मिस आलिया भट्ट इज़ देयर, राइट. अगर वो फ्रूटी का एडवर्टीज़मेंट हो रहा है तो देखिए कैसा आई कैचिंग होता है. देयर दिस लेडी, शी इज़ वेयरिंग येलो, fruity is yellow, the background is yellow, the kind of image that creates in your eyes वो एक रिटेन हो जाता है. आप वॉशिंग पाउडर का ऐड देखिए, पहले के समय में आता था वो निरमा का, हेमा रेखा सबकी पसंद निरमा आता था. अभी क्या आता था, थिंग्स हैव चेंज्ड नाउ दिस बिकॉज ऑफ द चेंजिंग कंसेप्ट ऑफ द चेंजिंग मेंटालिटी, जनरली सोशल मेंटालिटी. अभी एक ऐड आता है वॉशिंग पाउडर का जिसमें वो बोलते हैं कि दिस लेडी इज़ वॉशिंग द क्लोथ्स, द अदर पर्सन सेज, वो बेटा बोलता है कि तुम क्या वॉशिंग कर रहे हो, तुम जो अपनी बहन को बोल रहा है यू गो इट विल हेल्प यू, तो मम्मी उसको ही बुला के सिखा रही है कि दिस विल ऑल्सो हेल्प यू एज वेल. So because of the changing concept of the social norms, the promotional events change, the promotional efforts of particular product change. तो ये प्रमोशन जो है ना वो आई कैचिंग होता है और एक कस्टमर्स के दिमाग में इम्पैक्ट छोड़ के जाता है. और ये इम्पैक्ट जो होता है एक बहुत प्रॉपर ब्रांड क्रिएट करने में हेल्प करता है, राइट. नाउ द नेक्स्ट वी हैव सीन प्रोडक्शन, वी हैव सीन मार्केटिंग. अब जो नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनाइजेशन का देखना है वो है फाइनेंस. तो फाइनेंस एरिया डील्स प्राइमरीली विद रेजिंग, एडमिनिस्ट्रिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज to various activities so that a proper balance is maintained and the organization achieves its objectives. Because the finance resources are limited है, किसी के पास अफराद नहीं होता कि खर्च करते चलो, सबके पास लिमिटेड है. तो किस तरीके से कहाँ पे फाइनेंशियल रिसोर्सेज अपना कैपिटल वगैरह यूज़ करना है, किस तरह से बजट वगैरह बनानी है ताकि प्रॉपर हमारा ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सके. सिंस द ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट इज़ ऑफन एक्सप्रेस इन मॉनिटरी टर्म्स, हम लोग अपना प्रॉफिट तो ऑब्वियसली कितना लोग ख़रीदा है उस पर नहीं, बल्कि कितना हमारा प्रॉफिट हुआ है उसी पे हम देखते हैं. द एरियाज ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग हैव एज्यूम्ड एडेड इम्पोर्टेंस. द एक्सटेंट टू विच द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ effective financial management and accounting system, it is strong. The strengths and weaknesses in the areas of finance and accounting can be ascertained in the following ways. तो बेसिकली है कि हम जो अपना प्रॉफिट एंड लॉस जो भी दिखाते हैं वो फाइनेंशियल टर्म्स में दिखाते हैं. तो एक कंपनी को बेसिकली अपना बजट बनाना, प्लस उनके पास कितने रिसोर्सेज आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कितना खर्चा हो रहा है, ये सारी चीज़ों को अच्छे से मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है. तो अलग अलग तरीके से कर सकते हैं. वन ऑफ द वेज capital cost. The various sources through which the organization raises its financial funds determine the capital cost. A proper balancing of the various sources of financing ensures that the overall cost of the capital for the organization is low. तो कहाँ से वो ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल फंड्स ले रहे हैं ताकि वो अपना काम कर सके, इसे कैपिटल कॉस्ट कहते हैं. तो बेसिकली अ प्रॉपर बैलेंसिंग ऑफ द वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग is important. By determining the sources for funds, various factors can be taken into account such as debt equity norm, capital market position, profitability क्या है organization का, the various conditions attached to the funds. A low capital cost is a strength and high capital cost is a weakness for the organization. Next capital cost के बाद जो आता है वो है capital structure. अब capital structure क्या होता है? तो capital structure of an organization determines the scope for flexibility in raising additional capital needed, maintaining financial leverage and maintaining minimum capital cost. An effective capital structure is the strength which provides greater flexibility for raising funds and appropriating various sources of funds so as to take advantages of the trading on equity. तो capital structure basically capital क्या capital needed है, कहाँ से हम financially advantage ले सकते हैं, किस तरह से कैपिटल कॉस्ट मिनिमम बना सकते हैं, ये एक कैपिटल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का देखता है. और जितना ज़्यादा अच्छा इफेक्टिव आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए उतना ही बेनिफिशियल होता है. द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फाइनेंस एस्पेक्ट इज़ द
Financial planning. Financial planning is the determination in advance of the quantum of capital requirement and its forms. Thus, it determines the types of assets will be required to run the business and how much capital will be required for this, time when the capital is required and from where the necessary available capital will be made available. देखिए जैसे हम लोग का you should not be confused with budgets. Budgets क्या होता है? Budgets होता है कि मेरे पास पैसे हैं, राइट और हम उसके बाद डिसाइड कर रहे हैं, हम अपना बना रहे हैं किसको कितने पैसे हम एलोकेट करेंगे, कौन से काम में कितना रहेंगे. यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम पहले देख रहे हैं कि हमको पर्टिकुलर काम करना है, तो उस पर्टिकुलर काम करने के लिए मुझे कितने पैसे की ज़रूरत होगी, राइट. उसके बाद कब ज़रूरत होएगी, कैसे हम वो पैसे जनरेट करेंगे, कहाँ से हम वो पैसे लेंगे, राइट उसको कैसे खर्च करेंगे, कौन खर्च करेगा. तो ये सारी चीज़ें आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में आ जाती है. If the organization plans all the things well in advance, it stands to benefit and thus is its strength. आप जितने अच्छे ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल प्लानिंग रहेगा उतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन काम करता है. नेक्स्ट इज टैक्स बेनिफिट्स. Tax benefits are partly the result of efficient financial planning and partly the result of the environmental variables, particularly government policy. If the organization is planning investment pattern properly, it takes the advantages of the tax benefits under various provisions. अभी सरकार क्या करती है, सरकार अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग सब्सिडीज़ वगैरह या फिर टैक्स में रिबेट्स वगैरह प्रोवाइड करती है. तो वह फाइनेंशियल प्लानिंग था हमारा, जो हमने कहा था कि हमें कौन सा काम करना है, उसके लिए कितने पैसे चाहिए होंगे, कहाँ कहाँ हम पैसे लाएंगे, किस तरह से हम पैसे जनरेट करेंगे. तो एक तरीका है पैसा जनरेट करने का गवर्नमेंट भी. जब हम अपना सेविंग इज़ एवरी पेनी सेव्ड इज़ अ पेनी अर्न. तो जब आप टैक्स में बचत कर पा रहे हैं तो बेसिकली यू आर सेविंग योर मनी, राइट. सो ये टैक्स बेनिफिट्स जो है, अगर प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग चलता है ऑर्गेनाइजेशन का, तो ये टैक्स बेनिफिट्स उसके काम आता है. Next is the relationship between shareholders and financiers. The type of relationship between the company and its shareholders and financiers determines the type of risk that the company can take. If such a relationship is cordial, the company can go for smooth working, even in case of adversity, and take major policy changes. अब देखिए, shareholders do not consider with the stakeholders. Stakeholders are all those people who have some stake in the organization. As a customers, as a suppliers, everyone has a stake. But shareholders are what? Shareholders वो लोग जो आपके कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं. फाइनेंसर्स जो आपके कंपनी में फाइनेंस कर रहे हैं. अभी अगर शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं आपकी कंपनी में या फाइनेंसर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी कंपनी में, बेसिकली वो क्या चाह रहे हैं, बेसिकली वो लोग चाह रहे हैं कि उनका प्रॉपर इंटरेस्ट, उनके प्रॉपर पैसे उन्हें वापस मिले. डन. अगर ये उन लोगों के साथ हम अगर कॉर्डियल रिलेशनशिप है, अच्छा है, हमने हमेशा एज अ माई कंपनी हमने हमेशा उनको उनके शेयर के प्रॉफिट्स हमेशा समय समय पे दिए हैं, हमने डिविडेंड सही समय पे दिया, हमने इंटरेस्ट सही समय पे दिया है, जो भी चेंजेस होता रहा है ऑर्गेनाइजेशन में हमने हमेशा सही समय उन्हें हम उनसे बताते चले गए. तो बेसिकली क्या होता है, द फाइनेंसर्स एंड दी शेयर होल्डर्स दे हैव फेथ इन मी. तो अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम आया, कुछ अभी पैंडमिक ही आया, ऐसा सिचुएशन आया, तो ऐसा सिचुएशन जब आ रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, हम उनको बोल रहे हैं कि कोई नहीं, हम ये कुछ अलग डिसीजन लेते हैं, हम कुछ अभी स्टैंड बाय मी, आई एश्योर यू दैट देयर विल बी प्रॉफिट. जैसे हम अभी तक आपके साथ प्रॉफिट जनरेट करते गए हैं, हम आगे प्रॉफिट करेंगे. अगर हमारे में कॉर्डियल रिलेशनशिप है, दे ट्रस्ट मी, देन इट विल बी ओके. बट इफ दे डोंट ट्रस्ट मी, I am going down the drain. Hence, it is said that for proper smooth functioning of the organization, अपने शेयर होल्डर्स और फाइनेंशियल्स के साथ एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके रखना चाहिए. ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या कि बेसिकली आप जो भी काम कर रहे हैं या जो भी प्रॉफिट लॉस वगैरह हो रहा है, उन्हें सब चीज़ पता होना चाहिए. एंड देयर शुड बी अ cordial relationship between both of you. The role of the shareholders and the financiers is quite important in formulating then implementing these policies, because such actions can be taken only after their approval. Before the approval, it cannot take place. Next is the accounting procedures. Efficient accounting procedures and systems for costing, budgeting, profit planning and auditing not only determine that there is no misappropriation of funds, but also provide feedback for further course of action. Proper accounting procedures
जो फाइनेंशियल रेशियोज़ होते हैं, बजट्स बनते हैं, बैलेंस शीट्स बनते हैं, जितने भी अकाउंटिंग प्रोसीजर्स हैं वो सही तरीके से चलना चाहिए। कहीं पे कुछ गड़बड़ कहीं पे भी होने वाला हो वो तुरंत डिटेक्ट हो जाना चाहिए। तो we've seen production, we've seen marketing, we saw finance, and now we'll be seeing about the human resources. ह्यूमन रिसोर्सेज का क्या है कि सबसे पहले हम लोग इसे पर्सनल बोलते थे, PERSONNEL। पर्सनल से ये ह्यूमन वर्कर्स पे बेसिकली आया, वर्कर्स से कॉन्सेप्ट ह्यूमन रिसोर्सेज पे आया, और अभी ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं, हम उसे ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं। जिस तरीके से वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है काम करने के लिए, उसी तरह प्रॉपर ह्यूमन कैपिटल का रिसोर्स ज़रूरत होता है। दीज रिसोर्सेज व्हेन पुट एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, दे कैन डू wonders to the organization in term of profitability, in the term of productivity, right? So in organizational analysis, often human resources are not given adequate importance because of the perception that these resources do not contribute to the organizational success. This perception was valid in pre-liberalized era, where most of the organizations were operating in protected markets. However, post-liberalization, the competitive scenario has changed from seller's market to buyer's market, in which the organizations are using human resources as a means for developing competitive advantage. Analyzing human factors, the following factors are taken to be considered. So, as I said, पहले पर्सनल था प्री लिबरलाइज एरिया में, जब आपका LPG नहीं आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अभी क्या है, बहुत ग्लोबल चला गया मार्केट, कंपटीशन बहुत हाई है, तो अभी द कॉन्सेप्ट हैज़ चेंज एंड इट इज़ मोर ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज। तो इन एनालाइजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखना है। लेट अस सी व्हाट दीज फैक्टर्स आर। द फर्स्ट फैक्टर इज़ द क्वालिटी ऑफ द पर्सनल, मतलब जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं उनका फैक्टर, उनका क्वालिटी। तो क्वालिटी में आपका आ जाता है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेबर्स, स्किल लेबर्स, सेमी स्किल लेबर्स एंड अनस्किल लेबर्स। इसके अलावा भी जब हम काम करने जा रहे हैं या हम तो हमारे एटीट्यूड, द वे आई कमिट माई सेल्फ टू माई वर्क, द वे आई कमिट माई सेल्फ टू द ऑर्गेनाइजेशन, द वे आई इंटरेक्ट विथ माई कोलीग्स, द वे आई इंटरेक्ट विथ माई सुपीरियर्स, माई जूनियर्स, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इज़ अ क्वालिटी इंडिविजुअल बिहेवियर। ये बेसिकली आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का एक कॉन्सेप्ट आ गया। तो क्वालिटी ऑफ अ पर्सनल एम्प्लॉयड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ की डिटरमिनेंट ऑफ इट्स सक्सेस। The quality of personnel includes their knowledge, skills, attitudes, and motivation to work. If all these characters are favorable, these are strengths, as these can be used as means for translating physical and financial resources into outputs in a better way. Next is the personal turnover and absenteeism. ये turnover और absenteeism किसी भी organization में एक मेजर प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए क्या होता है, जब भी हम कोई काम करने के लिए मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को मेरे में इन्वेस्ट करना पड़ता है, अपना टाइम, अपना मनी, मुझे काम सिखाना पड़ता है। एक बार हम काम सीख जा रहे हैं, उसके बाद अगर हम लगातार एब्सेंट हो रहे हैं या फिर मुझे कोई और अच्छी नौकरी मिल जा रही है तो हम काम छोड़ के चले जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, उस ऑर्गेनाइजेशन को दोबारा से ये प्रोसेस पूरा करना पड़ रहा है। यही इंडक्शन, हायरिंग, एडवर्टीजमेंट निकालना वगैरह। उसके बाद क्या हो रहा है, आप एक किसी को सिखा दिए काम और फिर आप निश्चिंत हो गए कि अभी काम सही से हो रहा है, बट बार बार काम कोई छोड़ के जा रहा है, जिसे हम लेबर टर्नओवर कहते हैं। इट्स नॉट वेरी गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। प्लस इफ़ आई एम नॉट हैप्पी और फॉर सम रीज़न आई कीप ऑन बीइंग एब्सेंट, तो वहाँ पे जो काम जो होता है ना, काम थोड़ी देर के लिए लैक हो जाता है क्योंकि वो मेरे हिस्से का काम है। तो ये पर्सनल टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म शुड बी टोटली डिस्करेज इन द ऑर्गेनाइजेशन, नहीं होना चाहिए। और अगर हम जा रहे हैं कहीं पे और हम अगर वहाँ पे काम करने में खुश हैं और हमें वो इज़्ज़त, हमें वो सैलरी, वो सब चीज़ ठीक से मिल रही है, तो हम अब आई विल आई नॉट वर्क or why will I be absent? So personal turnover, particularly at managerial and technical levels, is a big problem for the organizations in today's context. In knowledge-based industries like IT, information technology, consultancy, etc., this problem is even more acute. Since organizations build their strategies around the personnel available at present or available in future, retention of personnel is a significant issue. To the extent an organization is able to retain its key personnel, it has strength. Coupled with the personal turnover is personal absenteeism.
तो जो स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट के हिसाब से भी देखें तो जो स्ट्रैटेजी कॉर्पोरेट लोग बना रहे हैं तो वो ये सोच के बना रहे हैं कि जो मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं, लोअर लेवल मैनेजर्स विल बी इम्प्लीमेंटिंग देम, बट व्हाट इफ पीपल गेटिंग कीप ऑन गेटिंग एब्सेंट ऑल द टाइम, डिले होता है, राइट? या फिर वो काम छोड़ के चले जा रहे हैं, तो हम उनको सोच के रख रहे हैं कि पर्टिकुलर पर्सन इज गुड इन सम वर्क एंड दैट विल ऐड टू द बेनिफिट, लेकिन वो छोड़ के जाना, ये तो प्रॉब्लम है, एंड हेंस दिस हैज़ टू बी टोटली अंडरस्टूड एंड दिस हैज़ टू बी टैकल्ड. नेक्स्ट, ह्यूमन रिसोर्सेज में जो एक इशू होता है वो है इंडस्ट्रियल रिलेशंस. इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्या होता है? इंडस्ट्रियल रिलेशन इज द रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉई एंड द एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉयर, एज वेल एज द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉयर. ये जो सारे में जो रिलेशनशिप होते हैं आपस में उसे इंडस्ट्रियल रिलेशंस बोलते हैं. तो होता है कि देयर शुड बी स्मूथ इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप्स, देयर शुड बी गुड इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन, ताकि कहीं पे भी डिस्प्यूट नहीं हो, आपस में मतभेद नहीं हो. अगर डिस्प्यूट होएगा तो फिर आपको फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, अनरेस्ट क्रिएट करेगा, जिसके जो आगे चल के ग्रीवेंसेस में बदल सकता है. यही ग्रीवेंसेस आगे चल के आपके स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स इससे बदल सकते हैं. तो है क्या कि आईडी एक्ट के हिसाब से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट इज मेड टू हैंडल ऑल दीज ग्रीवेंसेस, but the thing is there should be proper industrial relationship between in an organization. So industrial relation is the basic element for the success of the organization in the age of frequent industrial relations problems. Better industrial relation is the strength for the organization. Already said, the state of industrial relations can be measured taking into account the breakdown in work because of employee agitation or non-cooperation, number of industrial disputes, number of grievances from the employees, employee absenteeism and turnover, and their willingness to accept the change in their organization. तो आपका है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स नहीं होना चाहिए, और ये वाला यही डिस्प्यूट्स जो इसके लिए आईडी एक्ट वगैरह बना हुआ है. So we saw about finance, we saw production, we saw marketing, we saw HR, and now we'll be seeing about the general management concept. The various factors discussed above are of no doubt important, but they cannot work well without the support of suitable leadership and various management practices. These are the integrating force of the organization. Therefore, the strategist should analyze these factors to identify strengths and weaknesses. Following factors are relevant in the strategy. तो सबसे पहले लीडरशिप. अभी देखिए लीडरशिप का क्या है कि पहले जैसे हम लोगों ने कहा कि प्री लिबरलाइजेशन एरिया या प्री इंडिपेंडेंस एरिया, उस समय में क्या होता था, जो लीडरशिप था बेसिकली अथॉरिटेटिव था. वो लोग बोल दिया करते थे कि क्या करना है, बाकी लोगों को करना पड़ता था. इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द लीडरशिप हैज़ बिकम मोर ऑफ द पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, राइट? जब वो लोग टीम्स जब बनाते हैं, जो टीम लीडर्स होते हैं, इट इज़ मोर ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट. वो डिसीजन मेकिंग में कंट्रीब्यूट करने के लिए बोलते हैं. वो डिसीजन मेकिंग में दे आर पार्ट ऑफ द ऑल द टीम मेंबर्स आर द पार्ट ऑफ द डिसीजन. द टीम लीडर्स जो होता है वो अकाउंटेबल होता है, वो मोटिवेट करता है अपने टीम मेंबर्स को काम करने के लिए. So the scenarios have changed, and the more this kind of scenario is there, is the workers, they feel more accepted into the decision making, they feel more accepted toward the organization, और वो ज़्यादा अपनाते हैं उस organization और उस particular कोई काम को, right? So leadership is the process of winning enthusiastic support of the personnel in the organization. It is one of the major determinants of the organizational success. Most of the organizations which have achieved high success are characterized by good leadership, and they play emphasis on transformational leadership as against the transactional leadership. A transformational leader inspires his followers through high vision and energy. A transactional leader determines what subordinates need to do to achieve objectives, classifies these requirements, helps our subordinates become confident as they reach objectives. तो दोनों ही सही है, ट्रांजेक्शनल ट्रांसफॉर्मेशनल, डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द टाइम. ठीक है, अगर उनको बता दिया जा रहा है, काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा बात है, लेकिन अभी के समय में ट्रांसफॉर्मेशनल इज व्हाट इज मोर एक्सेप्टेड. नेक्स्ट इज टॉप मैनेजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन एंड फिलोसफी. Top management contributes the lifeblood for the organization. The constitution and the philosophy are strong determinants of organizational success. Organized, characterized by age-old and traditional management, is less likely to succeed in the environment of
ग्रोइंग कंपटीशन। तो स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, जैसे हमने कहा पहले अथॉरिटेटिव मैनेजमेंट था, नो मोर देयर। अभी पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट होता है जहाँ पे वो लोग ट्रेडिशनल को नहीं लेके वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट को ध्यान में रखते हुए, अच्छे ह्यूमन रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी वगैरह को ध्यान में रखते हुए लेते हैं। तो इस तरह के जो मैनेजमेंट और जो इस तरह की जो फिलॉसफी होती है मैनेजमेंट की, वो जनरली लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी में काम आता है। ऑर्गेनाइजेशनल इमेज एंड प्रेस्टीज, जिसे हम ब्रांड इमेज भी बोल सकते हैं, गुडविल भी बोल सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल इमेज एंड प्रेस्टीज affect the organizational working by providing various facilities and constraints, better image and prestige providing facilities, and low image and prestige providing constraints. The measurement of corporate image and prestige, however, is quite difficult because of the absence of the quantitative criteria. अब देखिए क्या है कि जब भी हम काम करते हैं, so let me give you an example here. देखिए टाटा कंपनी कितनी पुरानी है, राइट? टाटा कंपनी पुरानी है तो टाटा स्टील है, टाटा मोटर्स है, टीसीएस है, दे आर वेल एंड गुड। अभी टाटा का नमक आया, तनिष्क है, ठीक है। व्हेन वी गो टू तनिष्क वी से इफ दिस थिंग इज दिस गुड हैज़ टू बी गुड, क्यों? क्योंकि तनिष्क का गुड, तनिष्क का क्यों? वो टाटा का कंपनी तो हैज़ टू बी गुड। टाटा का नमक आया, one producing steel and another producing salt, but the thing is we have this faith in them कि टाटा का प्रोडक्ट है तो पर्टिकुलरली वो गुड ही होगा। क्यों? क्योंकि इतने सालों में उन्होंने अपना ब्रांड इमेज बनाया है, उन्होंने अपना एक गुडविल जनरेट किया है, और ये गुडविल और ये ब्रांड इमेज जो जनरेट करते हैं, इसे हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस और मॉनेटरी और परसेंटेज टर्म्स में नहीं बता सकते हैं। ये एक क्वालिटेटिव उनका है, लेकिन दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये ब्रांड इमेज बनाना और प्रेस्टीज बनाना और गुडविल बनाना। इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन वॉन्ट्स अ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, दिस क्रिएशन ऑफ अ गुडविल इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। Now next is the organizational climate. Organizational climate is the internal set of attributes specific to the organization that may be introduced from the way the organization deals with its members. The organization members' relationship is built upon the basis of how the former treats the latter. Organizational climate can be measured by taking into account how its members react in various actions, how willingly they cooperate with it achieving its objectives, and how satisfied they are with the organization. जब भी हम काम करने के लिए कहीं जाते हैं तो we as individuals we contribute to the organizational behavior of the particular place, ठीक है। तो अब ये OB का पार्ट आ गया, ठीक है। तो we as individuals we are creating a प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, दैट इज हाउ इट इज़ डन। और जैसे हम एक दूसरे से मिलके काम करते हैं, कितने मोटिवेटेड हैं अपने काम के प्रति, हम कितने मोटिवेटेड हैं एक दूसरे को हेल्प करने के प्रति, ये सारी चीज़ें मिलके एक प्रॉपर हेल्दी ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट बनाती है। और जितना अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट रहता है उतना अच्छा हमें काम करने में मन लगता है। कहीं हम काम करने जाएंगे और फॉर सम रीज़न इफ़ आई एम नॉट वेरी हैप्पी, आई एम स्ट्रेस्ड आउट, आई फील लाइक मेरा कलीग हमेशा मेरी बुराई कर रहा है, या फिर somebody is trying to demoralize me or somebody is trying to sabotage me, तो एक दिमाग में एक खटका सा लगा रहता है, तो हम मेरा वो काम के प्रति वो शायद वो डेडिकेशन आए। सो दिस गुड ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट एट द एंड ऑफ द डे contributes to good organizational productivity and profitability. All right, where did we go? One second. All right, हाँ, organizational climate के बाद next है management practices. The extent to which the organization follows various management practices affects its success. High scores of management practices in respect to strategic planning, objective control, and evaluation method system, management information system, and manpower planning and succession plan are strengths of the organization. Now coming to strategic planning होता है जब आप कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हो, उसको करने के लिए कैसे प्लान बना रहे हो। ऑब्जेक्टिव कंट्रोल कि जो आप एक कंट्रोल सिस्टम बना रहे हो। इवैल्यूएशन सिस्टम कि उसको कंट्रोल करने के लिए, आप इवैल्यूएट करने के लिए कि कितना मेरा काम सही चल रहा है कि नहीं, क्या सिस्टम बना रहे हैं। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कि मैनेजमेंट को जो जितना इन्फॉर्मेशन मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है। मैन पावर प्लानिंग, किसी काम को करने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत है, मैन पावर, उसको प्लान करना। सक्सेशन प्लानिंग,
जो ट्रांसफ़र प्रमोशंस होता है, किसके बाद कौन आएगा। तो ये सारे जो प्रैक्टिसेस हैं, ये सारे जो हैं, अगर ये स्मूथली चले तो बेसिकली ये सब मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में आ जाते हैं। और अगर ये स्मूथली चले तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेंथ बन सकता है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज में फिर आपस में मनमुटाव नहीं होगा, डिस्प्यूट नहीं होगा। अगर डिस्प्यूट नहीं हो रहा है तो काम बढ़िया चलेगा। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हम लोग आगे भी देख चुके हैं पूरा, तो वी जस्ट गो थ्रू इट, जस्ट रीडिंग। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज द network of internal relationships through which the individuals interact among themselves in the context of organizational matters. A suitable organizational structure is the strength for the organization. The suitability of the organization structure is not universal phenomena, but is determined by the organization's environment, technology, size, and people. Thus, a suitable organization structure is one which meets the demands of all these factors. So, as we have discussed this in detail earlier, so not going into detail, बस ये समझना है कि कोई भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फाइनल नहीं होता। जिस तरीके से साइज़ है, एनवायरनमेंट है, टेक्नोलॉजी है, लोग हैं, उसी हिसाब से अपने आप को मोल्ड करने का है। Organization's external relationships. So the organization has to work in environment, internal as well as external, already explained above, where large number of factors exist. These factors affect the organizational operations by offering facilities and constraints to it. तो ये ऑर्गेनाइज जो इतने भी हैं environmental factors, ये facilities obviously provide करती है, प्लस constraints या फिर जिसे कहते हैं बाधा, necessary अंकुश, ये सब भी ज़रूरी हो जाता है। The extent to which the organization builds the relationship with the factors offering such facilities and constraints, including government and other regulatory bodies, is success of determines the success of failures. अभी जैसे यही वाला है, ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल रिलेशनशिप, मान लीजिए गवर्नमेंट का है, ठीक है, तो गवर्नमेंट वेरियस लॉज बनाती हैं, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, जिसमें वो आपको वेरियस सेफ्टी हेल्थ मेजर्स वगैरह बोलते हैं, एडल्ट वर्किंग आवर्स के लिए बोलते हैं, तो बोलते हैं इतने देर से इतने देर के लिए ही काम करने का है, करना है तो उतना ही आपको पैसे देना है। मिनिमम वेजेस एक्ट, इतना भी मिनिमम आपको वेजेस, आप काम करा रहे हैं तो आपको वेजेस देना ही है। तो काइंड ऑफ अंकुश लगा रहा है ऑर्गेनाइजेशन पे, लेकिन अगर इस अंकुश के साथ वो ऑर्गेनाइजेशंस ठीक से चलते हैं तो इट अल्टीमेटली leads to the long-term success of the organization. So these were the factors for the issues in the global strategy implementation. I hope I could make myself clear. If you did like the video, please press the like button, subscribe to my channel, and do not forget to ring the bell icon for further updates. Stay happy, stay safe, and happy learning. Thank you.